बीते दिनों देश में भारी उथल पुथल का दौर रहा। यह उथल पुथल कोई और नहीं बल्कि राजनीतिक उथल पुथल था, जिसमें तीन बड़े बदलाव राजनीतिक स्तर पे देश में देखने को मिला। पहला सबसे बड़ा बदलाव केरल में देखने को मिला, जहां पे सीपीआई की आखिरी सरकार के खत्म होने के साथ ही भारत से सीपीआई सरकार का पूर्णतः खत्म होता हुआ नजर आता है। अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व अब सीपीआई की भारत में पूरी तरह खत्म होते नजर आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, लगभग 50 साल के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, यह सबसे बड़ा बदलाव था। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा बदलाव तमिलनाडु में हमें देखने को मिला, जो कि एक नई पार्टी टीवी के तमिलग वेट्टिरी कजगम, जिसके मुखिया थे जोसेफ विजय, और एक फिल्म है एक्टर होने के नाते और युवा होने के नाते ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु के जनजी उनका पूरा भरपूर समर्थन उनको मिला और नई पार्टी होने के बावजूद भारी मतों से, भारी भरकम मतों से उन्होंने जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के साथ ही उन्होंने रेवड़ियों की ऐसी एक बौछार, ऐसी एक बारिश कर डाली, जिसके वजह से, उन रेवड़ियों की वजह से तमिलनाडु में एक नई और नए उभरती हुई सरकार बनी। लेकिन बात जहां रेवड़ियों की हो रही है, तो वहां पे सबसे पहले सोचने वाली बात यह होगी, क्या वो रेवड़ियां की पूर्ति मौजूदा सरकार कितना कर पाती है और कितना नहीं कर पाती है। तो चलिए इसी विषय में मैं परमेश राजा दी परमेश टॉक्स में बात करते हैं कि इन रेवड़ियों की क्या क्या वृहद सूची है, जिनसे वहां के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की मुंड फुटवल हुआ पड़ा हुआ है। पहली रेवड़ियां देखते हैं कि परिवार की मुखिया को 2,500 रुपये प्रति माह, चलिए मैं पढ़ देता हूं, और 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर साल के, हर दुल्हन को 8 ग्राम सोना और एक रेशमी साड़ी, जहां पे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि अभी 1 साल तक कम से कम सोना ना खरीदे। और यहाँ पे तमिलनाडु 6 ग्राम सोना का पहले ही 8 ग्राम सोना का पहले ही वो घोषणा कर चुकी है कि हर दुल्हन को 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। सोना एक और जगह घोषणा किया है, जिसको आगे हम देखते हैं। बसों में मुफ्त सफर महिलाओं के लिए, साथ में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड भी दिया जाएगा। स्व सहायता समूहों के लिए 5 लाख का अनुदान, ये भी है। बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष पैकेज है। हर नवजात को सोने की अंगूठी, मैंने कहा था कि दूसरी बार भी सोने की बात होगी यहाँ पे, तो पहला सोना दिया जाएगा 8 ग्राम सोना हर दुल्हन को, और दूसरी बात, हर नवजात शिशु को एक सोने की अंगूठी। अब वो सोने की अंगूठी में सोना कितना होगा, ये बात की बात है, बाद में पता चलेगा। ये सोना भ्रष्टाचार के किस पायदान पे पहुंचेगा, कि कौन से भ्रष्टाचार की सीढ़ी चढ़ेगा, ये बात की बात है। और हर नवजात शिशु को सोने के रिंग के साथ एक बेबी केयर किट भी दिया जाएगा। ठीक है। स्कूली बच्चों के अभिभावकों को 15,000 सालाना दिया जाएगा। जो भी स्कूली बच्चे अभिभावक, इसमें शायद शासकीय कर्मचारी भी होंगे, क्योंकि स्कूली बच्चे के अभिभावक जो है वो प्राइवेट अभिभावक ही नहीं होंगे, जो बेरोजगार होंगे या फिर व्यापारी वर्ग के होंगे, वो शासकीय कर्मचारी भी होंगे। शायद शासकीय कर्मचारियों को भी 15,000 सालाना दिया जाएगा। पीएचडी की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी के। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। युवा और रोजगार के लिए ग्रेजुएट को जो दिया जाएगा अनुदान, 4,000 रुपये मासिक। 4,000 रुपये मासिक। यदि आपके घर में कोई ग्रेजुएट है, यदि आपके घर में कोई 4 ग्रेजुएट है, तो आप सीधे सीधे मान के चलिए कि 16,000 रुपये महीने एक घर में बिल्कुल पहुंच जाएगा। देन इसके बाद बात आती है डिप्लोमा होल्डर को, यदि डिप्लोमा किया है तो उस डिप्लोमाधारी को 2,500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इंटर्नशिप के दौरान, जैसे कोई आदमी डिप्लोमा कर लेता है, किसी कंपनी में इंटर्नशिप करता है, या किसी भी इस फर्म में इंटर्नशिप करता है, उसको 10,000 रुपए तक का मानदेय शासन की तरफ से दिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार की तरफ से 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। और इसमें अब सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट जो भारत के इतिहास में या फिर देश के पूरे इतिहास में ही नया होगा, वो है पार्टी के 5 लाख कार्यकर्ताओं को
जो कि टीवी के अभी जो नई पार्टी है, तमिलगा वेट्टिरी कड़गम, ये जो नई पार्टी है, इस नई पार्टी के लगभग अभी अंदाजा लगाया गया है कि 5 लाख कार्यकर्ता होंगे। उस 5 लाख कार्यकर्ताओं को सरकारी खजाने यानी तमिलनाडु के सरकारी खजाने से 18,000 रुपये मासिक सैलरी पीपुल सर्विस सोसाइटी के तहत दिया जाएगा। 18,000 रुपये मासिक सैलरी पीपुल सर्विस सोसाइटी के तहत दिया जाएगा। अब इस विषय पे जरा सा अपन चर्चा करते हैं। अगर 18,000 रुपये मासिक सैलरी, मानदेय या वेतन एक आम जो पार्टी का वर्कर होगा, यदि उसको दिया जाएगा, तो वो युवा, वो वर्कर कहीं और रोजगार क्यों करने जाएगा? कहीं पे काम ढूंढने क्यों जाएगा? सरकारी नौकरी के लिए लालायित क्यों होगा? या रोजगार के अन्य संसाधनों को खोजने के लिए क्यों जाएगा? वो किसी ना किसी पार्टी का वर्कर बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नई शुरुआत है, या नई शुरुआत है, टीवी के ने एक नई शुरुआत की है। इस शुरुआत के साथ फिर सारे पार्टियां भी ये सोचने लगेंगी, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गए, समाजवादी पार्टी हो गए, जेडीयू हो गया, जनता दल हो गया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी हो गया। सारे कार्यकर्ता सोचेंगे उनको भी सैलरी मिलना चाहिए। उस हिसाब से यदि मान के चलो सारे देश की पार्टियां, लगभग देश में हर, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे अनुमान है कि मेरे हिसाब से हर 10वां आदमी किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। उस हिसाब से करोड़ों की आबादी हो जाएगी जो राजनीतिक दल से जुड़े होंगे। तो अगर 18,000 रुपये मासिक सैलरी हर एक कार्यकर्ता, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने लगे, तब तो कोई सरकार नौकरियां क्यों ढूंढेगा, काम धाम क्यों ढूंढेगा, रोजगार क्यों ढूंढेगा? इससे बड़ा रोजगार क्या होगा? कोई आदमी के पास काम नहीं है, वो सीधे तौर पे किसी एक पार्टी कार्यालय में जाएगा, मेंबरशिप लेगा, कार्यकर्ता बन जाएगा, दूसरे दिन से सैलरी आना शुरू हो जाएगा उसको। ये एक बहुत बड़ा, एक क्या कहना चाहिए, इसे क्रांति तो मैं नहीं कहूंगा, ये एक बहुत गलत पहल देश में शुरुआत होने जा रही है कि पार्टी वर्कर को 18,000 रुपए का सैलरी दिया है। दूसरा, युवा उद्यमियों के लिए 25 लाख तक का बिना गारंटी का लोन। ये बहुत अच्छा एक पहल है कि युवा उद्यमियों के लिए 25 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। ये लोन बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि लोन जो हुआ करता था, कागजों में दिखाया जाता था कि बिना गारंटी, और उसके बाद जब बैंक में कोई युवा लोन के लिए जाता है, और आज की भी स्थिति ऐसा है, लोन के लिए जब कोई युवा जाता है तो उससे साफ तौर पे कह दिया जाता है कि आप ये गारंटी ले आओ, वो गारंटी ले आओ, जमीन ले आओ, पट्टा ले आओ, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करो, ये मॉर्गेज करो। यदि आपके पास मॉर्गेज करने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। यदि बिना गारंटी के 25 लाख रुपए का युवाओं के लिए रोजगार दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो राज्य शासन के द्वारा, टीवी के द्वारा किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। और किसानों और पुलिस के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए भी यहाँ पे योजना है। चावल का एमएसपी 23 रुपए से बढ़ा करके किसानों के लिए 35 रुपया कर दिया गया। यानी लगभग आप मान के चलिए कि सीधे सीधे 12 रुपए का जंप हो गया। 23 रुपए से 35 रुपए का पर केजी एमएसपी कर दिया गया। ये जस्ट आप 12 रुपए, यानी कि लगभग डबल का इजाफा है। अब ये देखना पड़ेगा कि सरकार इसको कैसे व्यवस्था करती है। पुलिस कर्मियों की सैलरी को 40% बम्पर इजाफा किया गया। यानी पुलिस कर्मियों की जो सैलरी है बढ़ना चाहिए, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे 40% का पुलिस कर्मचारियों के सैलरी को इजाफा कर दिया गया है। अब सवाल ये बनता है, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, कि सवाल ये बनता है क्या इस रेवड़ियों से, जो कि इस रेवड़ी कल्चर की शुरुआत यदि हम कहें तो आज के दौर पे कहा जाता है कि केजरीवाल ने देश में रेवड़ी कल्चर की शुरुआत की थी। लेकिन यदि भारत में रेवड़ी कल्चर के जनक को यदि हम तलाशने जाए तो वो होंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव, नंदमूरी तारक रामाराव। इस रेवड़ी कल्चर के पहले जनक माने जाते थे, और उस समय इसी तरह के घोषणा पत्र से उन्होंने आंध्र प्रदेश के कांग्रेस गवर्नमेंट को निस्तनाबूद करके, इसी तरह आज टीवी के और जोसेफ विजय की तरह बम्पर वोट से जीत करके, तेलुगु देशम पार्टी बना करके बम्पर वोट से जीत करके आंध्र प्रदेश में पहली एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट उन्होंने बनाया। लोकल पार्टी की एक गवर्नमेंट एनटी रामाराव ने बनाया। उसमें भी वहां की पब्लिक के लिए साड़ी से लेके, धोती से लेके, चावल, दाल और नमक, और यहां तक कि मंजन करने वाला टूथ पाउडर उस समय आया करता था,
हम उस समय छोटे थे, उस समय मंजन करने का टूथ पाउडर एक आया करता था, वो टूथ पाउडर का पाउच भी घर घर फ्री सप्लाई किया जाता था। तो ये रेवड़ी कल्चर वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद ये रेवड़ी कल्चर तमिलनाडु में आई। तमिलनाडु में कौन से दौर में आई? जयललिता जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने एनटी रामाराव के उस रेवड़ी कल्चर को तमिलनाडु में उसी सेम फॉर्मेट को तमिलनाडु में जयललिता ने इंप्लीमेंट किया। जयललिता के इंप्लीमेंट करने के बाद काफी लंबे समय के बाद लगभग लगभग हर राज्य में हर पार्टी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रेवड़ियां बांटी। कभी किसानों का लोन माफी के नाम पे, कभी एमएसपी बढ़ाने के नाम पे, कभी कुछ नाम पे कुछ नाम पे, बट इतने भारी भरकम तौर पे एक टूथ पाउडर भी घर तक पहुंचाने जैसा रेवड़ी में थोड़ा सा लगाम आया। उसके बाद रेवड़ी कल्चर पहुंचा भारत में। दिल्ली में नवगठित आम आदमी पार्टी के जनक अरविंद केजरीवाल के जरिए उन्होंने सबसे पहले मुफ्त बस यात्रा महिलाओं के लिए, 200 यूनिट बिजली, देन दिस एंड दैट करके तमाम चीजों का रेवड़ी कल्चर का इनपुट भारत में किया, जिसे देखने के बाद सारे लोग उन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू किया। और वही सेम रेवड़ी कल्चर का परिष्कृत रूप कह लीजिए या फिर वृहद रूप कह लीजिए या उसका बड़ा आकार कह लीजिए, जोसेफ विजय, टीवी के नवगठित पार्टी के जोसेफ विजय ने उसी रेवड़ी कल्चर को इंप्लीमेंट करते हुए चुनाव को जीता और तमिलनाडु के सत्ता में एक ड्रास्टिक चेंज करते हुए वहां की मौजूदा डीएमके सरकार को हराते हुए अपना नया सरकार बनाए। अब देखना है कि सरकार के लिए तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जोसेफ विजय को और उनकी नई पार्टी टीएमसी को, और उनके खास करके मैं उन कार्यकर्ताओं के टीवीके के कार्यकर्ताओं को भी मैं शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता होने के बावजूद अब अगले महीने से उन्हें 18,000 रुपए का सैलरी मिलने लगेगा। ये सैलरी लगभग 5 साल तक तो उनको तो चलेगा, निश्चित तौर पे 5 साल तक उनका भविष्य तो सुरक्षित हो गया है। इसके साथ सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, मेरे मन में जो सवाल आता है वो सवाल ये है कि डीएमके की जो स्टालिन की सरकार थी, स्टालिन की सरकार मौजूदा हालत में टीवीके को और जोसेफ विजय को 10 लाख करोड़ के घाटे का सरकार सौंप करके डीएमके उतर रही है, या ये कहिए कि उतर चुकी है, क्योंकि जोसेफ विजय शपथ ले चुके हैं। जब 10 लाख करोड़ रुपए के घाटे की सरकार जब जोसेफ विजय को सौंपा जा रहा है, तो इन रेवड़ियों का यदि टेंटेटिव कैलकुलेशन करने का कोशिश करें, मैंने लगभग एक टेंटेटिव कैलकुलेशन करने का कोशिश किया, तो उसमें लगभग प्रति वर्ष 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें आप 18,000 रुपए का कार्यकर्ताओं का सैलरी जोड़ लीजिए, 25 लाख रुपए बिना गारंटी का लोन जोड़ लीजिए नए उद्यमियों को, और 23 से बढ़ाकर 35 का जो भी आपका एमएसपी है और तमाम तरह की चीजें जोड़ लीजिए, तो 2.5 से 3 लाख करोड़ 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना उनको खर्च करना पड़ेगा। आज खजाना खाली है। खुद टीवीके के जोसेफ विजय, जो कि वहां के मुख्यमंत्री है मौजूदा अभी, वो कह चुके हैं कि मुझे घाटे का बजट दिया गया, मैं 10 लाख करोड़ रुपए के नुकसान में मुझे सत्ता मिला है, तमिलनाडु की सरकार मिली है। अब सवाल ये होता है कि साल का यदि 2.5 से 3 लाख रुपए और इनको यदि जुगाड़ करना है, व्यवस्था करना है इन खर्चों को निपटारा करने के लिए, तो ये पैसे कहां से आएंगे? यदि साल का 3 लाख करोड़ रुपए होता है तो 5 साल का कितना होगा? लगभग 15 लाख करोड़ रुपए, यानी 10 साढ़े 10 लाख करोड़ रुपए मौजूदा हालात में आप घाटे में हो, और उसके बाद 5 साल बाद आप जाओगे 15 लाख करोड़ रुपए के घाटे में। आपकी बजट चली जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था चली जाएगी। तो कुल मिला के मौजूदा घाटा और 5 साल बाद इन रेवड़ियों को बांटने के बाद जो घाटा जनरेट होगा, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मेरे हिसाब से ये लगभग 25 से 30 लाख करोड़ रुपए हो जाता है ना। 25 से 30 लाख करोड़ रुपए का ये घाटे का
घाटे की सरकार चली जाएगी। अब देखना यह है कि जोसेफ विजय इन रेवड़ियों के लिए पैसा लेके कहां से आते हैं, क्या ये खुद जनरेट करेंगे? उसके बाद सबसे बड़ी बात जोसेफ विजय का यह भी कहना है कि इन रेवड़ियों के बांटने के बाद वो सरकार को पिछले 10 लाख करोड़ रुपए के घाटे से भी बाहर निकालेंगे। अब ये घाटे से बाहर निकालने के लिए उनके पास योजना क्या है, कहां से घाटे से बाहर निकालेंगे? तो अल्टीमेटली जो सरकारें करती हैं, रेवड़िया की घोषणा तो पहले कर देती हैं, देर सवेर उन्हें इंप्लीमेंट करती हैं। अल्टीमेटली उन घाटे को पूरा करने के लिए पेट्रोल पे, डीजल पे, सोने पे और जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं उस पे एक आम आदमी के ऊपर टैक्स लगाती है। उस टैक्स से फिर उस घाटे को भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए कि आम आदमी के ऊपर कितना लोड एक तमिलनाडु पे पड़े, ये एक सोचने वाली बात है। या और पूरा टैक्स में यदि कवर नहीं होता है, पूरा यदि टैक्स में कवर नहीं होता है तो केंद्र से फिर आप मांगने जाओगे कि भैया हमें इतना का लोन दे दो, उतने का लोन दे दो। अल्टीमेटली ये पूरा घाटा होकर के लगभग 25 से 30 लाख रुपए का घाटा के सरकार हो जाएगी तमिलनाडु। तो मेरा सवाल मैं आप लोग के पास ये छोड़ के जाता हूं, क्या देश में ये रेवड़ी कल्चर कहां तक सही है? क्या ये रेवड़ी कल्चर इंप्लीमेंट होना चाहिए? क्या 18,000 रुपये मासिक सैलरी हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को भी दे देना चाहिए? और इन रेवड़ी कल्चर से क्या देश विकास की ओर जाएगा या पतन की ओर जाएगा? मेरे पास इन कई सारे सवाल हैं। इन सवालों में से मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या ये रेवड़ी कल्चर इसी तरह देश में आगे बढ़ना चाहिए? रेवड़ी कल्चर से देश का विकास होगा या पतन होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात का जवाब दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल नया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। और आपसे एक निवेदन है कि आप किस विषय पे आगे का वीडियो चाहते हैं या चर्चा चाहते हैं, दी परमेश टॉक्स को जरूर बताइएगा और मैं परमेश आपके लिए नए नए विषय लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।